नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग गैस से रिलेटेड लॉज देख रहे थे। गैस से रिलेटेड हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब हम लोगों ने देखा। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, किस कंडीशन में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उन लॉज के थ्रू देखा। ठीक है, इनको कंबाइन करके हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन निकालते हैं। तो अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में है क्या, हम लोगों ने ये देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, लेकिन यहाँ प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, लेकिन इसमें टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, लेकिन इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है। तो अब इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी बाई पी, N इंटू टी बाई पी। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं R, NRT बाई पी, और P को अगर इधर ले आए तो यहाँ से हो जाता है PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे कौन सा टर्म क्या है ये तो समझ में आ ही रहा है। P है गैस का प्रेशर, P है गैस का प्रेशर, ठीक है। V है गैस का वॉल्यूम, T है गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और N है उसके नंबर ऑफ मोल्स। R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू क्या होती है, तो R की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, या R की एक और वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या एक और वैल्यू होती है 2 कैलोरी में पर केल्विन पर मोल। बात ये आती है कि R की कौन सी वैल्यू कब यूज करेंगे, है ना। R की ये जो वैल्यू है 0.0821, ये हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग प्रेशर को ATM में ले रहे होंगे और वॉल्यूम को लीटर में ले रहे होंगे। प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में होगा तब R की वैल्यू 0.0821 होगी। वही अगर R की वैल्यू 8.314 लेना है तो सब कुछ ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए। ऐसा यूनिट्स में मतलब प्रेशर पास्कल में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। तब R की वैल्यू 8.314 यूज की जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू 2 भी है, बट ये हम लोग यूज नहीं करते हैं इस इक्वेशन में, ये हम लोग बाद में कभी यूज करेंगे आगे। ये कैलोरी में होता है, हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे यही दोनों यूज होता है जनरली। हाँ, ध्यान क्या रखना है, कब कौन सा यूज करेंगे कैसे पता चलेगा, तो यूनिट से। किसकी यूनिट से? प्रेशर की और वॉल्यूम की। हाँ, ऐसा मत करिएगा कि प्रेशर ATM में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले लें, नहीं। प्रेशर ATM में है तो वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए। प्रेशर पास्कल में है तब वॉल्यूम हम लोग किस में लेंगे, मीटर क्यूब में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है। तो इस इक्वेशन के हेल्प से, इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, अगर कोई भी 3 वेरिएबल हमें पता हो तो हम लोग 4th वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें प्रेशर वॉल्यूम मोल्स पता हो तो टेम्परेचर आ जाएगा, हमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पता हो तो मोल्स आ जाएगा, हमें वॉल्यूम मोल्स टेम्परेचर पता हो तो प्रेशर आ जाएगा, हमें प्रेशर मोल टेम्परेचर पता हो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि जो अननोन है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इस पे बेसिक क्वेश्चंस जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई 3 वेरिएबल दे दिया जाए, 4th वेरिएबल निकालने के लिए बोला जाए तो किया ही जा सकता है। वैल्यूज रखना है, कैलकुलेशन करना है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली R की जो वैल्यू है, इस वैल्यू की वजह से कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। 0.0821 है या 8.314 है,
तो इन वैल्यूज़ की, आर की इन वैल्यूज़ की वजह से कैलकुलेशन थोड़े से यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मजबूरी हमारी, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो पहले आप वीडियो पॉज करिए और इस चीज़ को नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया, चलिए। अब इस पे बेस्ड PV इज इक्वल टू NRT पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। तो उन सिंपल न्यूमेरिकल्स को मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, वो तो हो ही जाने चाहिए आपसे। 3 चीज़ पता है, 4th चीज़ कैलकुलेट करनी है, वैल्यू रखेंगे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाना चाहिए। एक्चुअली है क्या कि PV इज इक्वल टू है NRT, तो PV अपॉन N इंटू T इज इक्वल टू क्या हो गया R, और R क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब PV अपॉन N इंटू टी, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। PV अपॉन N इंटू टी, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 होना चाहिए। तो गैस पे आप कुछ भी करिए, ये चीज़ हमेशा अप्लाई होनी ही चाहिए। P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। बट जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें और भी कोई चीज़ कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन बनाया गया जिसमें मोल्स कांस्टेंट है। अगर मोल्स कांस्टेंट है तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू होना चाहिए P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू होना चाहिए P2 V2 अपॉन T2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए, तो P1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 होना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 T2। इस तरह से कई कंडीशन बनाई जा सकती है। N और T दोनों कांस्टेंट है। अगर मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्वेश्चन इनमें से किसी भी कंसेप्ट को लेके बनाया जा सकता है। कोई भी एक कंडीशन क्रिएट की जा सकती है जहां पे कोई एक चीज़ या दो चीज़ कांस्टेंट रहेंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आपको यही पता लगाना है कि उस प्रोसेस में कांस्टेंट क्या है। इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, और वो क्वेश्चन को बनाने के तरीके से हमें पता चलता है। वहाँ जो प्रोसेस कराया जा रहा है उससे हमें पता चलता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें मोल्स को कंजर्व कराना होता है। मोल्स को कंजर्व कराना होता है मतलब जैसे 2 कंटेनर अलग अलग लिया गया, एक कंटेनर 1 है और एक कंटेनर 2 है। इन दोनों को बोला जाएगा कि कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग, इन दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले इनके बीच में एक स्टॉप कॉक लगा हुआ था जिससे दोनों सेपरेटेड थे। अब इस स्टॉप कॉक को हटा दिया गया, ऐसा इसको खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया। तो ओपन कर देंगे तो गैसेस आपस में मिक्स होंगी, प्रेशर रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, टेम्परेचर हो सकता है अलग अलग पहले रहा हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो भी होगा इसको हटाने के पहले यहाँ पे कुछ N1 मोल्स थे और हटाने के पहले यहाँ पे N2 मोल्स थे। तो हटाने के बाद भी गैस के टोटल मोल N1 प्लस N2 ही होंगे, ये हम लोग बोल सकते हैं। फाइनली जो वहाँ पे मोल्स हैं गैस के वो कितने होंगे, तो N1 प्लस N2 के बराबर। नहीं, ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि गैस ना तो यहाँ कोई अंदर आई है ना ही यहाँ से कोई गैस बाहर गई है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू फाइनल, टोटल जो फाइनल मोल्स है दोनों कंटेनर को मिला के वो N1 प्लस N2 के बराबर होने चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। या हमने 2 ही कंटेनर लिया, हो सकता है इस तरह से कई कंटेनर लिए जाए। तो इस
चीज़ पे बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चंस, कई तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो हम लोग अभी उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। इसको लिखना नहीं है वहाँ पे, ये आपके समझने के लिए चीज़ है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये वहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ये आपके समझने के लिए। आपको ये समझना होगा क्वेश्चन को देख के कि वहाँ पे उस क्वेश्चन में कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट है, हम लोग अप्लाई क्या करें, है ना। अगर एक बार आप ये सोच लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये आप नहीं सोच पाए तब फिर हो सकता है क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाए आपके लिए और आप कर ही ना पाए क्वेश्चन को। तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग को और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, और रफ कॉपी में नहीं करना है, डायरेक्ट फेयर में करेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर गलत हुआ है तो फिर से काट के सही आंसर वहाँ लिखेंगे, बट डायरेक्ट फेयर में ही करेंगे, ठीक है। रफ में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि गलती अगर आप किए होंगे तो वो चीज़ वहाँ रहेगी, उसको काटेंगे तो आपको बाद में जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये गलती किए थे, ये गलती हो सकती है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अपनी गलतियों को ही पहचानना होता है ना, अपनी गलतियों को पहचान के उस पर काम करना, यही तरीका है इम्प्रूवमेंट का, है ना। नहीं तो इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो अपनी गलतियों पे ही काम करना, नहीं करेंगे अपनी गलतियों पे काम तो आपकी गलती वैसी की वैसी बनी रह जाएगी, है ना। और यही सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है पढ़ाई में, यही सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है कि अपनी गलतियों को सुधारना। हम लोग नहीं कोशिश करते, हम लोग सुधारने की, वो टेंडेंसी नहीं होती है। एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर है ना ये, अपनी गलती को समझना इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। ये एक्सेप्ट करना कि हाँ हम गलत हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है, ठीक है। तो गलतियाँ आपके सामने आपकी रहें, इस वजह से आप डायरेक्ट फेयर में करेंगे, कुछ रफ वगैरह नहीं, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है, अ सोप बबल is at the bottom of a lake where pressure is P, its volume is V and temperature is T, ठीक। Now the bubble is released and it reaches the surface. Where pressure becomes half and temperature becomes 4 times. Calculate its volume at surface. चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करने की कोशिश। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसा है? एक कोई लेक है, इसके बॉटम पे एक सोप बबल है। सोप बबल किस शेप का होगा? तो स्फेरिकल होगा, है ना। यहाँ पे बता दिया गया कि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। फिर बोला गया इसको छोड़ा गया तो ये सरफेस पे आया। सरफेस पे बोला गया कि इसका प्रेशर हाफ हो गया है और टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा ये बताना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आया आंसर? चलिए देखना है हम लोग को ये कि ये जब बबल यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, क्या चीज़ वैरी करेगी। प्रेशर वैरी कर रहा है बोला ही गया है, टेम्परेचर वैरी कर रहा है बोला ही गया है, और वॉल्यूम पूछा ही गया कितना है। कांस्टेंट क्या रहेगा?
कांस्टेंट मोल्स रहेंगे नहीं। ये सोप बबल यहाँ पे था, इसके अंदर गैस है, तो गैस के जितने मोल यहाँ पे रहेंगे उतने ही मोल यहाँ पे भी तो रहेंगे, क्योंकि इससे कोई गैस ना तो बाहर गई ना तो इसमें कोई गैस आई है। तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। n कांस्टेंट है, और अगर n कांस्टेंट है तो हम लोग ये चीज लगा सकते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। P1 कितना है, P1 कितना है, तो इनिशियली प्रेशर कितना था P, वॉल्यूम कितना था V, और टेम्परेचर कितना दिया गया था T। फाइनली प्रेशर कितना हो गया P/2 हो गया है ना। वॉल्यूम कितना है तो हमें निकालना है V2, और टेम्परेचर कितना हो गया तो 4 टाइम्स 4T हो गया। तो देखिए कैंसिल, ये P हो गया, ये T कैंसिल हो गया, V2 क्या आ गया 8V। इनिशियल वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है ना, ऐसे बता सकते हैं। या हो सकता है पूछा जाए वॉल्यूम ना पूछ के अगर बोल दिया गया यहाँ पे रेडियस r था, तो बताइए सरफेस पे आएगा तो रेडियस कितना होगा, सरफेस पे आ जाएगा तो रेडियस कितना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का रिलेशन आ गया है, V2 इज इक्वल टू 8V है, ऐसा हमें दिख रहा है ना, V2 इज इक्वल टू 8V। V2 क्या होगा 4, इसका स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेरिकल मानेंगे ना सोप बबल को, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4πr³, तो R2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr1 का क्यूब, कैंसिल ही होना है, 4/3 लिखे 4 लिखे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। R2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R1 का क्यूब, ये इक्वेशन बच रहा हमारे पास। तो R2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स R1 का क्यूब, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R2 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट अगर ले ले तो ये 2 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, ऐसा भी बोला सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को देख के पता लगाया कि जब ये बबल यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, है ना। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। An ideal gas follow an additional law of Vp square equal to constant. Its initial volume is V and temperature is T. If volume is increased 2 times, then calculate its final temperature. Assume n to be constant. क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आइडियल गैस है बट उसके लिए बोला गया कि ये एक और एडिशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। एडिशनल लॉ क्या, एडिशनल लॉ है Vp स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग वॉल्यूम को 2 टाइम्स कर दें तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये बताइए। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और निकालिए। आ गया, चलो
मोल्स कांस्टेंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 होगा। T में रिलेशन हमें निकालना ही है, V का रिलेशन हमें पता ही है, P का रिलेशन हमें बस नहीं पता है। तो इसके रिलेशन के लिए हमें एक और लॉ दिया गया है, VP स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लेते हैं K। तो यहाँ से P को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट K बाई V को इधर ला के फिर स्क्वायर रूट ले लिया, तो P इज इक्वल टू रूट K बाई V हो गया। तो P1 की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट K बाई V1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट K बाई V2 इंटू V2 अपॉन T2। वैल्यूज रख दी जाए। अब V1 कितना है तो V है, T1 कितना है तो T है, V2 2 टाइम्स ऑफ V1 मतलब यहाँ 2V हो जाएगा, यहाँ पे भी 2V हो जाएगा। T2 हमें निकालना ही है, तो K कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया। यहाँ से बचेगा क्या, V स्क्वायर अगर अंदर ले आए तो रूट V हो जाएगा, नहीं V को अगर अंदर ले आए तो V स्क्वायर एक कैंसिल होगा, रूट V बचेगा। अच्छा यहाँ पे भी V स्क्वायर अंदर आएगा, रूट V बचेगा, कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना, सब कैंसिल ही हो गया। यहाँ अपॉन में रूट 2 है और ऊपर 2 है, तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर रूट 2 बचेगा, या रूट 2 बचा तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 क्या आ जाएगा, रूट 2T, T2 क्या आ जाएगा, रूट 2T। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको, हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। लिखिए, 3 containers of volume V, 2V, V, 2V and 4V V, 2V and 4V are connected with each other and contains air at same temperature of 300 Kelvin. लिखा। Calculate ratio of number of moles of gas in the 3 containers. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये 3 कंटेनर है, सपोज करिए, जिनका वॉल्यूम हमें बता दिया गया है V, 2V एंड 4V, और तीनों आपस में कनेक्टेड है ऐसा बताया गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम V है, इसका 2V है और इसका 4V, तीनों आपस में कनेक्टेड है, तीनों में एयर है, सेम टेम्परेचर 300 केल्विन पे। तो बताना है रेशियो कितना होगा यहाँ और यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का, बताइए जल्दी से। हो गया, चलिए दो तरीके हैं इसको करने के। मोल्स का रेशियो हमें लेना है, तो तीनों अगर कनेक्टेड है तो पहली बात तो ये कि तीनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, प्रेशर तीनों जगह सेम है, और टेम्परेचर हमें बोला गया है सेम है, मतलब P और T कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इस चीज को यूज कर सकते हैं हम लोग, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात है, इक्वल टू लाके कांस्टेंट लाएंगे तो यही आ जाएगा ना।
तो जो रेशो वॉल्यूम का वही रेशो मोल का हो जाएगा। वॉल्यूम का रेशो में पता ही है V/2V/4V, यही रेशो मोल का हो जाएगा 1/2/4। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स होता है PV/RT, ये होता है मोल्स। नहीं, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV=nRT से PV/RT लिखा जा सकता है। तो इसका रेशो हमें लेना है। तो पहले वाले में प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, R तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर वहाँ है T। दूसरे वाले में प्रेशर P ही होगा, वॉल्यूम उसका 2V है अपॉन R, और टेम्परेचर वहाँ पे भी T है, सेम ही है। तीसरे वाले में प्रेशर P, वॉल्यूम 4V अपॉन R इंटू T। कैंसिल करता है, RT कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा और V कैंसिल हो जाएगा, 1/2/4 बच जाएगा। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट लिखते हैं क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का, लेकिन सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंटेनर are now maintained at 400, 500 and 600 Kelvin respectively. Are now maintained at 400, 500 and 600 Kelvin respectively. Then calculate ratio of number of moles of gas in the 3 containers. मतलब समझ में आया? इसका टेम्परेचर हम लोग 400 केल्विन मेंटेन कर रहे हैं, इसका 500 और इसका 600। कैसे कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा किया जा रहा है, बस ये बताया गया है क्वेश्चन में, तो मेंटेन हो रहा है। ठीक है। तो बताना है कि इन तीनों कंटेनर में मोल्स का रेशो क्या होगा। करिए, सॉल्व करिए। हो गया। क्या करना है इस बार, चाहे हम लोग टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन कर दें, बट प्रेशर तो तीनों जगह सेम ही होगा। हाँ, टेम्परेचर यहाँ का 400 केल्विन है, यहाँ का 500 केल्विन है, यहाँ का 600 केल्विन है। ठीक है। बट प्रेशर तो तीनों जगह सेम ही होगा ना, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कर देते हैं 300 केल्विन, सॉरी 300 कर रहे हैं, 400 केल्विन। यहाँ पे कर देते हैं 500 केल्विन और यहाँ कर देते हैं 600 केल्विन। ठीक है। अब रेशो ले लेते हैं, P और V तो कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, 2 0 हटा देते हैं। क्या बचा, 1/4/2/5/4/6। इसका सिंपलेस्ट रेशो लेना है हमें, है ना। 4/6 को लिख देते हैं 2/3। ठीक है। तो इसका रेशो अब लेने के लिए किसी एक फैक्टर से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40। नहीं, तो ये 15:24:40 ये रेशियो हो जाएगा नया नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन किया जाए।
सपोज करते हैं 2 कंटेनर है, ये 2 लीटर का है, 3 लीटर का है, कनेक्टेड है, और यहाँ पे लगा है एक स्टॉप कॉक दोनों को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे सपोज करिए कि कुछ 12 मोल्स किसी गैस के रख दिए गए, हीलियम के रख दिए गए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ 8 मोल्स हीलियम के रख दिए गए, ठीक है। इतना ड्रॉ कर लीजिए वहां पे। दोनों का वॉल्यूम बता दिया गया, 2 लीटर 3 लीटर, और कितने कितने मोल्स है गैस के ये बता दिया गया, ठीक है। हो गया, लिख लिया। चलिए लिखिए उसमें इनिशियली टेम्परेचर ऑफ बोथ द कंटेनर्स was same. If the stopcock is removed, then calculate number of moles of gas in each container finally. Number of moles of gas in each container finally. चलिए कैलकुलेट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। इसको रिमूव कर देंगे तो इस कंटेनर में कितने मोल हीलियम के होंगे और इस कंटेनर में कितने मोल हीलियम के होंगे, ये कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। हो गया। चलो इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, गैस रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। हो सकता है कि किसी एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो, किसी एक तरफ कम हो, तो गैस रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो प्रेशर कहीं ज़्यादा है या कम है पहले ये पता किया जाए, है भी कि नहीं ऐसा। अगर प्रेशर दोनों तरफ सेम हो तब फिर जो जहाँ पे है जितना है उतना ही रह जाएगा, है ना। क्या लगता है प्रेशर क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं nRT/V। तो जिसके लिए ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा है, नहीं अगर ये ज़्यादा है किसी का तो उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितने मोल है, तो 12 मोल है। R तो दोनों के लिए सेम ही है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम ही है, अपॉन वॉल्यूम इसका कितना है 2। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, R कितने मोल है, 8 मोल है। R और T इसके लिए भी उतना ही है और यहाँ का वॉल्यूम है 3, तो डिफरेंट है वैल्यू, नहीं 12.26 है और ये 8/3 है, तो 6 ज़्यादा हुआ, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का कम है, तो क्या हुआ, गैस यहाँ से निकल के यहाँ आएगी। कब तक जाएगी, कब तक ये गैस निकल के यहाँ पे जाती रहेगी, तब तक जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर फाइनली इक्वल ना हो जाए, है ना। दोनों तरफ का फाइनली प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तो यही काम करना है हमें, प्रेशर दोनों तरफ का फाइनली इक्वल कर देना। फाइनली जो यहाँ का प्रेशर है P, वही यहाँ का प्रेशर P होगा, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से कुछ मोल यहाँ जा रहे हैं, तो मान लेते हैं x मोल यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 12 - x हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 8 + x हो गया। और इसके होने से दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, सेम, मतलब nRT/V की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। ROT तो कांस्टेंट है, मतलब RT अगर कांस्टेंट है तो n/V सेम हो जाना चाहिए दोनों तरफ का, है ना। n/V दोनों तरफ का सेम हो जाना चाहिए। इधर का n कितना हो गया, 12 - x, और वॉल्यूम कितना है तो 2 है। इधर का n कितना है तो 8 + x, और वॉल्यूम कितना है तो 3 है।
तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 36 माइनस 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 2x, मतलब 5x, इधर जाके 5x हो जाएगा, इधर आके 20 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 है, मतलब इधर से 4 मोल गैस के निकल के इधर आ जाएंगे, तो इधर कितना मोल बचेगा 12 माइनस 4, मतलब 8 मोल। यहाँ पे फाइनली 8 मोल हीलियम का बचेगा, और यहाँ पे 4 मोल ऐड हो गया तो यहाँ 12 मोल हो जाएगा। समझ आ रही बात? समझ आ रहा है नहीं? या इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि जब दोनों को ओपन कर दिया, मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो प्रेशर सब जगह सेम ही हो गया और टेम्परेचर सेम है ही, तो प्रेशर और टेम्परेचर एक तरह से कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N या N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो होगा। टोटल कितना वॉल्यूम है 5 लीटर, दोनों को मिला के 5 लीटर, और दोनों मिला के मोल्स कितने हैं 12 और 8 20। 5 लीटर में 20 मोल है गैस का, है ना, 5 लीटर में 20 मोल गैस है, तो 1 लीटर में कितना होना चाहिए 4 मोल। तो हमारे पास 2 लीटर का कंटेनर, 2 लीटर में कितने मोल होने चाहिए 8 मोल होने चाहिए। या हमारे पास 3 लीटर का कंटेनर, 3 लीटर में कितना होना चाहिए, तो 12 मोल होना चाहिए। नहीं, ऐसे भी तो डायरेक्टली किया जा सकता है ना, इतना कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में एक और मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, एक और मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। क्या? जैसे मान लेते हैं इधर बोला गया इधर कुछ 7 मोल हीलियम है और कुछ 4 मोल CO2 है। ठीक है, इधर कुछ मान लेते हैं 3 मोल हीलियम है और कुछ मान लेते हैं 11 मोल CO2 है। ठीक है, और दोनों पहले सेपरेटेड थे और फिर इसको रिमूव कर दिया गया। तो बताना है कि फाइनली जब ओपन कर देंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो किस कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में कितने मोल हीलियम के कितने मोल CO2 के, इस कंटेनर में कितने मोल हीलियम के कितने मोल CO2 के, अलग अलग दोनों के मोल्स बताने दोनों कंटेनर में। तो ऐसे में अगर ये चीज़ करेंगे आप कि 7 4 11 इधर है और 14 इधर है, 11 और 14 इधर है ना, टोटल मिला के कितना हो गया 25 अगर कर लेंगे तो 5 में 25, 5 लीटर में 25 मोल, तो 1 लीटर में 5 मोल, तो 2 लीटर में 10 मोल। तो 10 मोल तो आ गया कि यहाँ 10 मोल गैस का होना चाहिए, बट किसका कितना होना चाहिए ये आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, होता क्या है, गैसेस का जो बिहेवियर होता है ना वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। गैसेस का इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, मतलब क्या, किसी एक गैस के प्रेजेंस की वजह से दूसरे गैस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली गैस रहे चाहे ना रहे, ये अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करेगा, इसके होने की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ CO2 रहे चाहे ना रहे, हीलियम अपना प्रेशर दोनों जगह मेंटेन करेगा इक्वल। जितना प्रेशर यहाँ पे हीलियम का होना चाहिए उतना ही यहाँ पे भी हीलियम का होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा फिर से। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको निकालने के लिए, अगर ये निकालना है कितना हीलियम कितना CO2, तो आप एक बार एक गैस को भूल जाइए, CO2 को भूल जाइए, टोटल हीलियम पहले देख लीजिए। हीलियम टोटल कितने हैं 10 मोल हैं, 5 लीटर में 10 मोल तो 1 लीटर में 2 मोल, 1 लीटर में 2 मोल तो 2 लीटर में 4 मोल हीलियम हो जाएगा, और 3 लीटर में 6 मोल हीलियम हो जाएगा। समझ आ रहा है? हीलियम का अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर, CO2 हो चाहे ना हो, हीलियम अपना प्रेशर दोनों जगह इक्वल रखेगा। जैसे अभी हम लोग पहले कर रहे थे, सेम वही चीज है ना। और CO2 के मोल निकालने के लिए हीलियम रहे चाहे ना रहे, CO2 अपना दोनों जगह इक्वल प्रेशर मेंटेन करेगा। तो टोटल कितने मोल हो गए 15 मोल। कितने लीटर में 5 लीटर में, 5 लीटर में 15 मोल अगर हो गए तो 1 लीटर में 3 मोल, तो 2 लीटर में 6 मोल, यहाँ 6 मोल होगा, और 3 लीटर में 9 मोल हो जाएगा हीलियम, सॉरी 6 मोल CO2 का यहाँ होगा और यहाँ 9 मोल CO2 का हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरीके से करेंगे, है ना।
चलिए इसको नोट कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, जो भी जैसे भी नोट करना चाहे इसको नोट कर लीजिए। पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अच्छा, अभी जो देख रहे थे हम लोग उसी पे एक और क्वेश्चन बनाया जाता है, उसी पे नहीं मतलब उसी चीज़ को यूज़ करके। इधर कोई गैस है, इधर का कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर, इधर गैस है और उसका प्रेशर हमें बता दिया गया है, कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया जाए 10 atm, ठीक है। और इस कंटेनर का वॉल्यूम 3 लीटर है, मान लेते हैं ऐसा। और इधर गैस जो है उसका हमें प्रेशर बता दिया गया है 12 atm, ठीक है। इसको ड्रॉ करिए पहले, वहाँ पे इनिशियल कंडीशन ये है ना। ड्रॉ कर लिया? चलिए लिखते हैं वहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ बोथ द कंटेनर्स temperature of both the containers is same. If the stopcock is removed, then calculate final pressure, inside the container. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है? इसको हटा देंगे तो फाइनली कितना प्रेशर होगा ये हमें बताना है। अच्छा, दोनों तरफ प्रेशर इक्वली होगा, है ना। प्रेशर अभी डिफरेंट है तो गैस रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तब तक जब तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल जब हो जाएगा फाइनली तो कितना होगा प्रेशर वो हमें बताना है। चलिए ट्राई करिए, अपने से सोचिए कुछ क्या करना चाहिए सो दैट हम आंसर निकाल पाए। निकालिए। निकाल लिया? चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए इसमें। अच्छा, इसको हटाएंगे तो इधर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, तो गैस उधर से इधर आएगी। कब तक आएगी? जब तक दोनों तरफ का प्रेशर फाइनली इक्वल ना हो जाए। तो फाइनली इक्वल हो जाएगा तो उससे क्या करें हम लोग, कैसे निकालें कि फाइनल प्रेशर कितना होगा। अगर P इक्वल हो भी गया है, P1 इज इक्वल टू P2 है, तो इससे हम लोग को मिलेगा क्या? इससे P की वैल्यू तो नहीं मिल जाएगी। P इज इक्वल टू P को आप सॉल्व तो करेंगे नहीं। कैसे निकालेंगे? तो जो भी हो, गैस इधर से उधर, उधर से इधर जो भी हो रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहने चाहिए ना टोटल। मतलब क्या, पहले यहाँ पे जो N1 मोल्स थे और यहाँ पे जो N2 मोल्स थे वो दोनों ऐड कर दें तो टोटल इन पूरे कंटेनर का मोल आ जाना चाहिए। नहीं, जो मैं बात कर रहा था मोल्स कंजर्व कराने वाली, फाइनल मोल्स टोटल फाइनल मोल्स कितना होना चाहिए? N1 प्लस N2 ये होना चाहिए। टोटल फाइनल मोल क्या होगा? तो फाइनल प्रेशर दोनों तरफ मान लेते हैं P, फाइनल वॉल्यूम दोनों को मिला के कितना हो गया? फाइनली तो पूरे कंटेनर की बात हो रही है ना, फाइनली दोनों को मिला के कितना वॉल्यूम हो गया? तो 5 लीटर हो गया अपॉन R, और टेम्परेचर T मान लेते हैं था, इज इक्वल टू N1। N1 क्या है? यहाँ पे पहले कितने मोल थे? तो यहाँ पे प्रेशर कितना था? तो 10 atm था, वॉल्यूम 2 लीटर था, अपॉन RT, इसके लिए भी वही होगा, प्लस N2 क्या होगा? यहाँ कितने मोल थे? तो यहाँ पे प्रेशर था 12 atm, वॉल्यूम यहाँ का था 3 लीटर, अपॉन RT, यहाँ के लिए भी वही होगा। तो RT कैंसिल हो गया। एक तरह से हमने क्या किया, P फाइनल इंटू V फाइनल इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2, क्योंकि RT सेम है हर जगह, है ना।
चलिए तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 20 और ये हो गया 36, 36 और 20 हो गया 56/5, मतलब ये हो जाएगा 11.2 ATM। और ध्यान दीजिएगा ये इस तरह के क्वेश्चन में चेक करने का तरीका भी होता है, जो भी प्रेशर होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। इधर का प्रेशर कम है, इधर का ज़्यादा है, तो ये अपना घटाएगा और ये अपना बढ़ाएगा, तो बीच में ही कहीं इक्वल होंगे ना सब। 10 से 12 के बीच में ही आंसर आएगा, जो भी आएगा उससे बाहर नहीं आएगा। 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम नहीं हो सकता, है ना। अगर ऐसा कुछ आंसर आ जा रहा है तो आपका आंसर गलत आ रहा है। ये चेक करने का भी एक तरीका है, ठीक है। चलिए तो ये मोल्स कंजर्व कराने वाला क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं मोल्स कंजर्व कराने वाला, है ना। लिखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिखते हैं, लिखिए अ सिलेंडर कंटेन्स A cylinder contains air at 20 atm pressure. Cylinder contains air at 20 atm pressure and volume of cylinder is 50 liter. How many balloons having volume 0.5 liter can be filled from the cylinder if pressure of air inside the balloon is 1 atm. Assume temperature to be constant. ठीक है, चलिए मैं समझा भी देता हूँ। जैसे देखते होंगे ना फेयर वगैरह में सिलेंडर से बलून भरा जाता है, तो वही बोला जा रहा है एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम हमें कुछ बता दिया गया है, 50 लीटर इसका वॉल्यूम हमें दे दिया गया है, और बोला गया है कि इसमें 20 एटीएम पे एयर है। तो बताना है इससे हम लोग कितने बलून भर सकते हैं। बलून के बारे में बता दिया गया कि इसका वॉल्यूम 0.5 लीटर होगा, और इसमें जब एयर भरेंगे तो एयर हम लोग 1 एटीएम पे भरेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से निकाल के इसमें एयर का प्रेशर 1 एटीएम हमें करना है। तो ऐसे कितने बलून भरे जा सकते हैं ये हमें बताना है। टेम्परेचर कांस्टेंट मानने के लिए बोला गया है, प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। निकालिए, वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कितना होगा। हो गया, निकाल लिया, आगे आंसर। चलिए मोल्स कंजर्व कराना होगा नहीं, जितने मोल पहले गैस के सिलेंडर के अंदर थे उतने ही मोल्स फाइनली जितने भी बलून्स हम लोग भरेंगे उन सब में मिला के होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल, यही हमें करना है। इनिशियल मोल कहाँ, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर का मोल कितना होगा, पीवी अपॉन आरटी, है ना। अच्छा, पीवी अपॉन आरटी में आरटी तो कैंसिल ही हो जाना है, आर तो दोनों के लिए सेम है और टेम्परेचर कांस्टेंट बोला गया तो आरटी कैंसिल ही हो जाना है, आरटी हम नहीं लिखते, बस हमें पीवी को ही इक्वल करा देना, नहीं। इनिशियल प्रेशर कितना है यहाँ पे, तो 20 एटीएम है, और वॉल्यूम कितना है, तो 50 लीटर है, आरटी अपॉन में कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू क्या होगा, मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ बलून हम लोग भरेंगे, तो एक्स बलून में कितने मोल होंगे, तो एक बलून में कितने मोल है, एक बलून में जो एयर है उसका प्रेशर है 1 एटीएम और उसका वॉल्यूम है 0.5 लीटर, तो ये मोल नहीं हुआ, अपॉन में आरटी होता, बट आरटी कैंसिल हो गया, तो ये एक बलून का मोल हो गया एक तरह से, तो एक्स बलून में इतने मोल हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकाला जाए, है ना, कितना हो जाएगा,
अपॉन में 0.5 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 50 अपॉन में 0.5, मतलब ये हटा यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2000 बलून्स। सही है, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन ये आंसर आया होगा है ना, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको? नहीं, ये आंसर गलत है ना? क्यों गलत है? सोचो सोचो, कुछ सोचो, क्यों गलत है? चलो इसको सोचने से पहले, मतलब यहाँ समझने से पहले ऐसे समझते हैं हम लोग। सबके घर में सिलेंडर तो आता ही होगा, नहीं? गैस का सिलेंडर आता है। तो जब हम लोग वापस भेजते हैं, जब खाली हो जाता है वापस भेजते हैं, तो क्या सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, वैक्यूम तो क्रिएट नहीं होता। वैक्यूम का मतलब क्या, वहाँ कोई भी गैस नहीं बचेगी। सिलेंडर जब हम लोग भेजते हैं तो उसके अंदर गैस होती है ना कुछ, नहीं? उसके पिन को हम लोग दबाते हैं तो हल्की हल्की गैस निकलती है, लेकिन उसके अंदर गैस तो होता है ना अभी। ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर की सारी गैस खत्म हो जाती, सारी गैस निकाल के हम लोग जला लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ गैस बची रह जाती है ना, वो हम लोग वापस भेजते हैं। तो उसका मतलब क्या, हमने क्या किया यहाँ पे? हमने क्या किया, इसके अंदर जितनी गैस थी वो सब निकाल के बलून में हमने डाल दिया। इसका मतलब यहाँ पे फाइनली कोई भी गैस नहीं बची, मतलब इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। वैक्यूम अपने आप क्रिएट हो जाएगा इतने आसानी से? बहुत मेहनत करनी पड़ती है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, बहुत मशीन्स, बहुत सारे पंप लगाने पड़ते हैं। हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं। हमने क्या किया, यहाँ से हमने बलून भरना स्टार्ट किया, तो एक टाइम आएगा जब इससे गैस निकलना बंद हो जाएगी, इसके अंदर फाइनली गैस बची रहेगी। इससे गैस निकलना कब बंद हो जाएगी, जब यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाए। नहीं, जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो इससे गैस निकलना बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ का प्रेशर जब 1 atm हो जाएगा तब फाइनली यहाँ से गैस निकलना बंद हो जाएगी। और अगर बंद हो गया तो इसके अंदर भी तो गैस बचा रह गया कुछ। जो गैस इसके अंदर बचा है उसका प्रेशर हमें पता है कितना, फाइनली 1 atm हो जाएगा इसके अंदर के गैस का, नहीं? और उसका वॉल्यूम 50 लीटर रहेगा, क्योंकि वो पूरे सिलेंडर में रहेगा। तो यहाँ हमने जो किया इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल, तो ये चीज तो ठीक है, मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, लेकिन हमने इनिशियली सिलेंडर के अंदर जितना था उस सबको कहाँ भेज दिया, बलून में। तो ये गलत है ना। इनिशियली सिलेंडर के अंदर जितना था वो जाएगा कहाँ जाएगा, बलून में, प्लस बचा रहेगा। कहाँ बचा रहेगा, सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे प्लस में भी एक क्वांटिटी आना चाहिए। क्या क्वांटिटी आना चाहिए, समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस में इनिशियली सिलेंडर के अंदर जितना था वो बलून में गया, प्लस सिलेंडर में बचा रहा। सिलेंडर में कितना मोल बचा रहा, तो सिलेंडर के अंदर फाइनली प्रेशर 1 atm, उसका वॉल्यूम 50 लीटर। समझ में आ रही बात? ये गलती हो रही थी, है ना, RT अपॉन में वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 1000, है ना, 1000 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 50। तो 0.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इधर आके कैंसिल, 950 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1900, ना कि 2000। 2000 बलून नहीं भर सकते इससे, हम लोग कितना भर सकते हैं, 1900 बलून। समझ में आ रही बात? हम लोग को सिलेंडर को खाली नहीं कर देना है, वैक्यूम नहीं क्रिएट कर देना है। सिलेंडर के अंदर भी एयर बचा रहेगा, और जो बचा है उसका प्रेशर पता हमें चल गया 1 atm, उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया 50 लीटर। तो इस चीज़ को यूज़ करके ऐसे सॉल्व करेंगे, ना कि 2000 बताएंगे आंसर, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर आज कंप्लीट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग को सॉल्व करने हैं, करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए थैंक यू।